हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक क्लबिंग का। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिएगा, क्लबिंग मतलब क्या होता है। क्लबिंग मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम है और वो अपनी इनकम किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, ठीक है, वो अपनी इनकम किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, तो वो क्या कहना चाहता है। कुल मिला के हर पर्सन को इनकम टैक्स ने 2.5 लाख का स्लैब दिया है। हाँ सर, हर पर्सन को दे रखा है। हर पर्सन मतलब सबको, मतलब नहीं, मतलब कंपनी को नहीं दे रखा है, फर्म को नहीं दे रखा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ इंडिविजुअल की। हर इंडिविजुअल को 2.5 लाख का स्लैब दे रखा है। आपको 2.5 लाख, किसी और पर्सन को 2.5 लाख। आप सपोज कीजिए आपकी इनकम कुल मिला के आप टैक्सेबल हो रहे हो, स्लैब से पार जा रही है। कोई अदर पर्सन है जिसकी कोई इनकम नहीं है, तो आप कह रहे हो कि साहब ये इनकम मेरी नहीं, इस दूसरे पर्सन की है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए वो इनकम अगर आपकी है और आप इस किसी भी तरीके का जुगाड़ लगाकर अगर वो इनकम किसी दूसरे को शो करना चाह रहे हो कि साहब ये मेरी नहीं दूसरे की इनकम है, तो उस केस को ट्रेस करने के लिए वहां पे टैक्स इवेजन ना हो पाए, वहां पे टैक्स की चोरी ना की जा सके, उस चीज को देखते हुए सरकार ने एक प्रोविजन बनाया, एक चैप्टर लाया आपके पढ़ने के लिए, वो है क्लबिंग। ठीक है ना, जब आपने कोई जुगाड़ लगाया और उस जुगाड़ के तहत आपने कोई अपनी इनकम किसी दूसरे पर्सन के खाते में ट्रांसफर कर दी, ताकि आप भी 2.5 लाख का मजा ले लो, उस पर्सन को तो 2.5 लाख मिल ही रहा था, उसमें आपकी इनकम छुप जाए और टैक्सेबल ना हो पाए। ये जुगाड़ लगाने की अगर आपने कोशिश की है तो उसको कोप अप करने के लिए सरकार ने प्रोविजन लाया हुआ है क्लबिंग का। देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहला तो किस किस केस में क्लबिंग किया जाएगा वो पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 60 देखेंगे हम लोग। सेक्शन 60 कहते हैं इनकम ट्रांसफर्ड। इनकम तो साहब आपने ट्रांसफर कर दी, बट ट्रांसफर नहीं किया आपने असेट को, यानी आपने ट्रांसफर नहीं किया असेट को, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी, तो फिर उस केस में क्लबिंग कर दी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इफ अ पर्सन, क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन ट्रांसफर कर देता है इनकम टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को, विदाउट ट्रांसफर द असेट, विदाउट ट्रांसफरिंग असेट, अगर असेट को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर कहते हैं फ्रॉम विच द इनकम अराइजेज, उस असेट, जिस असेट से इनकम अराइज हुई है, उस असेट को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ उससे आने वाली इनकम को ट्रांसफर कर दिया, तो वो इनकम जो है वो ट्रांसफरर के ही हैंड में टैक्सेबल की जाएगी, वो ट्रांसफर के ही हैंड में टैक्सेबल की जाएगी। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। देखिए साहब नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 4000 14% वाले डिवेंचर हैं ए लिमिटेड के, और 100 रुपए का एक है, मतलब 100 रुपए का हर एक है। एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 56,000 बनता है। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट, साल का इंटरेस्ट। अब क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 13 को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट इनकम टू वाई। उन्होंने कहा ये इनकम मेरी नहीं, ये मिस्टर वाई की है, उनका फ्रेंड है। ठीक है, वाई उनका फ्रेंड है, और विदाउट ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप ऑफ दोज डिवेंचर, और डिवेंचर ट्रांसफर नहीं किए, डिवेंचर अपने पास ही रखे, बस उस पे आने वाला ब्याज कहा कि ये ब्याज मेरा नहीं मेरे दोस्त का है, तो फिर कहते हैं इस प्रकार का जो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर वाई है 56,000 का, वो वाई के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि मिस्टर एक्स के ही हैंड में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोविजन लगा देंगे, यही सेक्शन 60 लगा देंगे कि साहब आपने इनकम तो ट्रांसफर कर दी, बट आपने करस्पॉन्डिंगली असेट ट्रांसफर नहीं किए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है असेसी मेड एन अग्रीमेंट। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, असेसी मेड एन अग्रीमेंट, असेसी ने एक अग्रीमेंट किया बाय विच इनकम ऑफ सर्टेन बुक्स पब्लिश्ड वाज असाइन टू मैरिड डॉटर ऑफ असेसी। उन्होंने कहा मैं बुक्स बनाऊंगा और उस बुक्स पे आने वाली जो रॉयल्टी है वो मुझे मत देना, मेरी बेटी को दे देना। भैया वो इनकम तो आपकी है, अब आप चाहो तो उसको अपनी बेटी को दो, पहले आप पे टैक्स करेंगे, पहले आपको टैक्स करेंगे। चूंकि आपकी बेटी है, आपने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया, तो वो सेक्शन 56(2)(10) में एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, अगर रिलेटिव से कुछ भी मिलता है, कभी भी मिलता है, रिलेटिव है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, पता है आपको। तो आप पहली बात, तो वो रॉयल्टी इनकम आपकी है, उस इनकम पे आप टैक्स देंगे। टैक्स देने के बाद आपकी इनकम वाइट हो चुकी है, टैक्स दे चुका है आपने, और वो इनकम आप चाहो तो किसी को जैसे मन में आए यूटिलाइज करो, उससे हमको लेना देना नहीं है। आपने अच्छा बेटी को दिया है गिफ्ट, तो चूंकि बेटी आपकी रिलेटिव है इसलिए बेटी के हैंड में एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी तो आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटी को आपने सीधा कह दिया कि भैया रॉयल्टी इनकम सीधा उठा के बेटी को दे देना तो बेटी को टैक्सेबल करेंगे, नहीं, टैक्सेबल आप ही रहोगे। वेदर इनकम ट्रांसफर्ड शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर और नॉट। तो सीधी सी बात है साहब, ट्रांसफर की इनकम है और उसको क्लब कर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन था एक्चुअली। ठीक है, आंसर क्या लिखा हुआ है, देयर वाज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इनकम, सिर्फ इनकम ट्रांसफर किया है अलोन। ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग करस्पॉन्डिंग असेट, असेट ट्रांसफर नहीं की है। तो बुक्स में आने वाली रॉयल्टी जो है वो आप ट्रांसफर करो, तो पहले आप टैक्स किए जाओगे, उसके बाद आपने बेटी को दो चाहे बेटे को दो, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, बेटा बेटी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, रीजन वाई वो आपके रिलेटिव है अंडर सेक्शन 56। ठीक है, आइए साहब आगे बात करते हैं दूसरा सेक्शन, सेक्शन 61।
रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, रिवोकेबल मतलब रिवोक किया जा सकने वाला, रिवोक मतलब वापस ले लेना, ठीक है। तो आपने किसी असेट का ट्रांसफर किया, ऊपर क्या था, आपने असेट ट्रांसफर नहीं की, इनकम ट्रांसफर कर दी। अब कहते हैं लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि काम करते हैं असेट भी ट्रांसफर कर देते हैं असेट ट्रांसफर। अब उस पर इनकम आएगी, उसको आएगी ना, हाँ, और कुछ समय बाद, लेकिन क्या करेंगे, कुछ समय बाद वो असेट हम लोग वापस ले लेंगे। तो कहते हैं अच्छा, अगर ऐसा प्लान आपने किया है, मतलब आपने कुछ दिन के लिए असेट ट्रांसफर कर दी, इनकम उसको आ गई, ठीक है, फिर आपने क्या किया, असेट वापस एक्वायर कर लिया। फिर जब इनकम आने का टाइम हुआ, फिर आपने असेट उसको ट्रांसफर कर दी, उसको इनकम आ गई, फिर आपने असेट वापस ले लिया। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो भी हम क्या, आपकी सारी चालाकियां मैं समझता हूँ, इनकम टैक्स ने बोला हम सारी चालाकी आपकी समझते हैं, ऐसा हम आपको करने नहीं देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन असेट बाय वन पर्सन टू अनदर, देन इनकम फ्रॉम सच शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफर के हैंड में टैक्सेबल कर देंगे। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब ये होता है, इफ होल, पूरा, या एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट कैन बी रीट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर किया है उसी को वापस अगर आनी है, क्या, चाहे वो पूरी असेट, चाहे उस असेट का कोई पार्ट, या फिर उस असेट से आने वाली इनकम या उसका कोई पार्ट, ठीक है, चाहे इनकम चाहे असेट, अगर आपको वापस आनी है किसको, ट्रांसफरर को, तो उस केस में उसको रिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे। इफ ट्रांसफरर कैन रीअज्यूम किसी भी प्रकार का पावर अगर वो उस असेट पे या इनकम पर अपना जता सकता है, ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट, तो उसको भी हम रिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे। यानी कि अगर आपको मैंने कुछ असेट दी और मैंने उसके ऊपर 50 कंडीशन लगाई हुई है, भैया आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, पापा से आपने साइकिल ली, पापा ने बोल दिया बेटा तेज स्पीड में मत चलाना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, आपने कहा पापा रखो साइकिल, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्यों, इतने तो आपने कंडीशन लगा रखी है, मतलब लग ही नहीं रहा ये साइकिल मेरी है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के क्या है, एक पावर अज्यूम किया जा सक पा रहे हैं पापा आपकी साइकिल पे, ठीक है। तो कुल मिला के वो क्या है, रिवोकेबल ट्रांसफर है, बात समझ में आती है। तो ये चीज लिखे है कि आपने असेट ट्रांसफर नहीं किया। सर एक एग्जांपल देके समझाइए। अच्छा सुनिए जरा, एक एग्जांपल ले लीजिए। अरे बड़ा तेज आ गया मैं, एक एग्जांपल देखिएगा। मिस्टर जे हैं, उन्होंने ट्रांसफर किया है एक डिपॉजिट ऑफ 10 लाख रुपीस अपने फ्रेंड को, श्याम को। मिस्टर जे के पास एफडी थी, उन्होंने क्या किया, अपना एक डिपॉजिट उठा के अपने दोस्त को दे दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, विथ कंडीशन दैट डिपॉजिट कैन बी टेकन बैक। डिपॉजिट जो है वो टेकन बैक मतलब वो वापस लिया जा सकता है, कैन बी टेकन बैक बाय हिम एनी टाइम, कभी भी वो डिपॉजिट वापस ले सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल। बात समझ में आती है। अरे सिंपल समझो, डिबेंचर है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है, डिबेंचर है। अब क्या हो रहा है कि आपने डिबेंचर ट्रांसफर कर दिए, अब उस पर ब्याज की इनकम आई, अब वो ब्याज की इनकम उस पर्सन को आई, फिर आपने डिबेंचर वापस ले लिए, फिर साल में जब आपको ब्याज मिलना था तो फिर आपने ट्रांसफर कर दिया, फिर ब्याज की इनकम उस पर्सन को आई, फिर आपने वापस ले लिया। तो इस तरह से कहते हैं भैया वो इनकम भी आप ही की है, ठीक है ना, वो उस पर्सन की इनकम नहीं बन जाती है। समझ रहे हो, आप दूसरे के स्लैब का मजा खुद लेने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो ये गवर्नमेंट सब समझती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं करने देंगे आपको। अच्छा एक चीज समझिएगा, उन्होंने कहा रिवोकेबल ट्रांसफर जो है, रिवोकेबल ट्रांसफर, उसमें क्या शामिल नहीं होगा। कहते हैं अगर कोई असेट है वो वापस आ जाएगी, लेकिन कब आएगी, आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरी, जब ट्रांसफरी मर जाएगा, जिसको ट्रांसफर किया है, जब वो पर्सन का देहांत हो जाएगा और उसके देहांत होने के बाद अगर वो असेट वापस आनी है तो उसको हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और जब रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कुल मिला के मैंने कोई असेट दी और मैंने कहा जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये असेट तुम्हारे पास है, तो इस केस में, ठीक है, अच्छा मर जाओगे तो, जब मर जाओगे तो वो असेट मेरे को वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि साहब जब तक वो उस असेट पर अगर कोई भी इनकम आती है तो वो उसी की रहेगी, वो मेरे में क्लब नहीं की जाएगी। बात समझ में आती है। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब क्या, अगर मैं किसी प्रकार का पावर एज्यूम कर सकता हूं, अगर कोई असेट मेरे को वापस आनी है, लेकिन उस वापस आनी में क्या शामिल नहीं होगा, अगर अपॉन द डेथ ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के देहांत के बाद अगर मेरे को असेट वापस आनी है तो उसको हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो वहां पे क्लबिंग का भी प्रोविजन नहीं लगेगा। ओके सर आगे चलिए, ठीक है। फिर मैंने एक और एक एग्जांपल दे रखा है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे। बात समझ में आती है। मैंने वो वही वाली बात है कि असेट गई वापस आई, ठीक है, और इनकम किसी थर्ड पर्सन को जा रही है, उस पे है। एक और एग्जांपल है, ये भी आप सेल्फ पढ़ेंगे, पढ़ना, इसको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब आ जाइए अगला केस, अगला केस पे आ जाइए। क्या कहते हैं अगला केस, ये है साहब देखिएगा,
सेक्शन 64 ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, एकदम सेक्शन का क्लॉज व्लॉज सब याद वाद नहीं करना आपको। 64 याद रखो, मतलब 60, 61, 63, 64 बस मेन सेक्शन याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं आता है तो एज पर द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग चैप्टर, ठीक है, क्लबिंग चैप्टर के प्रोविजन के हिसाब से। ये सेक्शन बहुत रेलिवेंट नहीं है या सेक्शन नंबर याद करने के लिए, प्रोविजन रेलिवेंट है, ठीक है। सुनिएगा आप क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, ठीक है, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब मेहनताना, ठीक है, पारिश्रमिक जिसे बोलते हैं कि आपने मेहनत की है उसके बदले में कुछ देना, ठीक है, किसको, स्पाउस को। स्पाउस मतलब लड़का है तो उसकी वाइफ स्पाउस है, और अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड उसका स्पाउस है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल से बात समझ में आती है। कहते हैं इफ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिसीविंग, अगर इंडिविजुअल है कोई, उसका उसकी स्पाउस या उसका स्पाउस रिसीव कर रहा है किसी भी प्रकार का सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन ले रहा है, कहां से? फ्रॉम एनी कंसर्न इन विच, कोई भी ऐसा कंसर्न जिसमें उस इंडिविजुअल का, सच इंडिविजुअल इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मैंने बता रखा है 20% और मोर, ठीक है, वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ रहे हो वो चीज है। कहते हैं देन सच सैलरी, कमीशन एटसेट्रा शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल की ही इनकम मानी जाएगी। कुल मिला के अगर मान लो आप अपनी बात करो और सपोज करो आप एक मेल हो, तो आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ किसी भी कंसर्न से, किसी कंपनी से या किसी पार्टनरशिप फर्म से अगर सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी प्रकार का फीस एटसेट्रा अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रही हैं मैडम आपकी, तो वो मैडम अगर रिसीव कर रही है किसी प्रकार का इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, किस वजह से? क्योंकि आपका कि उस कंसर्न में, उस कंपनी में या फिर उस पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर की वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो उस केस में वो इनकम जो आपकी वाइफ रिसीव करनी, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, ठीक है, वो आपकी ही इनकम मानी जाएगी और आप में ही क्लब कर दिया जाएगा। अच्छा साहब, अच्छा सर मेरी अगर वाइफ पढ़ी लिखी हो तो? कहते हैं अगर पढ़ी लिखी हो तब क्लब नहीं करेंगे, लेकिन वो देखना पड़ेगा। कहते हैं बट दैट पोर्शन ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा रिसीव्ड बाय स्पाउस विच इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपकी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी है, वो अपने में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सपोज कीजिए, अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है सर वो भी एक सीए है और वो उस पार्टनरशिप फर्म से पैसे रिसीव कर रही है, तो यार क्या बुराई है अगर मेरा उसका 20% शेयरिंग भी है उसमें और मेरी वाइफ सीए है, उसको टेक्निकल एंड प्रोफेशनल दोनों नॉलेज एक्सपीरियंस भी बराबर है, वो नॉलेजेबल पर्सन अगर वो 1 लाख रुपए पा रही है तो कौन सा गलत पा रही है ना? लाख रुपए फीस अगर ले रही है वो, तो क्या गलत ले रही है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मजाक बात है? बेकार की बात है यहाँ पे करते हो। तो वो अगर अपने प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज से अगर वो अर्निंग कर रही है तो वहां पे क्लबिंग नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपकी वाइफ और आपका इंटरेस्ट है उसमें, उस वजह से मिल रहा है, तो फिर वो वाइफ की इनकम नहीं है, तो आप ही की इनकम है, क्लबिंग कर देंगे। ठीक है साहब, बात समझ में आती है? हाँ सर। अब बात होती है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब वही a person is said to have substantial interest in any concern if he is owner of, अगर वो ऑनर है at least 20% of voting power या फिर profit sharing ratio in that concern, ठीक है। For this ownership his relatives shall also be included। ऐसा नहीं कि ऑनरशिप सिर्फ आपकी हो। अच्छा, अब आपने जुगाड़ लगाया, कहा मेरा 19%, बाकी मैं किसी अपने रिश्तेदार का रख देता हूँ, अपने भाई का रख देता हूँ। कहते हैं वो जुगाड़ भी नहीं चलेगा। देखिए, कहते हैं आपकी ऑनरशिप तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आपके रिलेटिव की भी ऑनरशिप देखेंगे, सबका ऑनरशिप टोटल करके देखेंगे 20% है कि नहीं। बात समझ में आती है क्या? हाँ साहब। अब रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेटिव में शामिल होगा हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। मतलब क्या? 2 पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी नीचे, ठीक है, वो लेके चलेंगे। देखिए वहां पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल है तो उसकी स्पाउस को रख लीजिए, ठीक है, सिस्टर, ब्रदर को रख लीजिए, लीनियर असेंडेंट 2 पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी नीचे, लीनियर डिसेंडेंट, ठीक है। इतना हम आपका लेके चलेंगे। आगे आ जाइए, ये बात हो गई। टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल इंक्लूड नॉट ओनली डिग्री और मेंबरशिप बट ऑल्सो एनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, एनी नेचुरल टैलेंट ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? कोई नेचुरल टैलेंट अगर है, सपोज कीजिए मैं एक बात कहता हूँ, कोई पर्सन है, मान लीजिए उसने कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया कोर्स होटल मैनेजमेंट का, लेकिन उसको बहुत अच्छा मतलब खाना पकाने की बड़ी अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा कुक है वो, हो सकता है
कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी आपकी मम्मी किसी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, एक नंबर का खाना बनाती है कि नहीं? किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट से अच्छा बनाती है खाना। तो वो चीज़ है कि साहब अगर उनके अंदर ऐसी एक्सपर्टीज है तो क्या उस बेसिस पे उनको अगर सैलरी मिलती है तो क्या उसको डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि उनके पास कोई होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है? कहते हैं नहीं साहब, वहाँ पे डिसअलाउ नहीं होगा। समझिए आपकी वाइफ पास कोई सच कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो अच्छा खाना बनाती है और उस खाना बनाने के लिए केटरिंग का काम आपने अपनी वाइफ को दे रखा है, उसके बदले पेमेंट जाती है और आपका उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है? तो क्या फिर जो पेमेंट वाइफ को जा रही है केटरिंग का काम करके वो डिसअलाउ हो जाएगा? कहते हैं नहीं साहब, अगर उनके अंदर वैसा टैलेंट है, उनके अंदर एक्सपीरियंस और वो है, जरूरी नहीं है कोई डिग्री हो, बात समझ में आती है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जहाँ डिग्री मस्ट है। अब आप कहिए कि मेरी वाइफ सीए नहीं है, लेकिन वो एज अ सीए काम करेगी किसी कंपनी में जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मैं सीए हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा 20% इंटरेस्ट है और मेरी वाइफ है तो मैं सीए हूँ तो वो भी सीए है, काम खत्म। क्या इस वजह से उसको हम सीए का दर्जा देके सीए की सैलरी दे देंगे? ना, बिल्कुल नहीं। जहां पे मेंबरशिप मस्ट है वहां मस्ट है, ठीक है ना? जहां पे मेंबरशिप मस्ट है वहां पे मस्ट है। सीए के लिए मस्ट है, सीएस के लिए मस्ट है, एडवोकेट अगर है तो फिर उसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, बात समझ में आ रही है? अगर आप कोई डॉक्टर हो तो आपका आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहां पे रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है? तो जहां पे आपका रिक्वायरमेंट है वहां तो है। हाँ, इसके अलावा कुछ टैलेंट हो सकता है, उसके वजह से अगर आपको पेमेंट मिल रही है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है साहब। देखिएगा यहाँ पे एक आएगा ऐसे ही कि देखिए पढ़ा देता हूं मैं। असैसी जो है वो वॉर हीरो है, मतलब वो लड़ाई में योद्धा होता है, मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, लड़ाई किया है इंडिया पाकिस्तान का। और हु लॉस्ट बोथ ऑफ हिज हैंड, जिसने दोनों अपने हाथ गंवा दिए वॉर में, लड़ाई में। एंड वाज गिवन अ विजय स्कूटर एजेंसी, एक एजेंसी मिली है उसको, ठीक है, उसको लाइवहुड चलाने के लिए सरकार ने दी है। असैसी हैड एम्प्लॉयड Assassi had to employ someone to look after his day to day business activity। भाई डे टू डे देखना था, उसके दोनों हाथ हैं नहीं, कैसे काम करेगा? तो कहते हैं इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग एनी अदर आउटसाइडर, किसी बाहर आदमी को जोड़ने की जगह असैसी ने क्या किया? अपनी ही वाइफ को एम्प्लॉय कर लिया। अच्छा, हु हैड डिग्री ऑफ एमए इन इकोनॉमिक्स, जिसके पास जो एमए इकोनॉमिक्स है वाइफ जो है उसकी, और इन रिटर्न ही पेड हर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, और उसको सैलरी देता है। वेदर द इनकम ऑफ वाइफ टू बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ हस्बैंड, ना बाबा ना, पढ़ी लिखी औरत है और अगर उसको सैलरी दे रहा है, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कोई क्लबिंग नहीं लगेगी और वो इनकम जो है वो वाइफ के लिए ही सेपरेटली टैक्सेबल किया जाएगा, वो हस्बैंड की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब देखिए दूसरा केस, असैसी हैड ड्रॉन सैलरी इनकम एज नर्स कम सुपरवाइजर, वो नर्स भी है सुपरवाइजर भी है, फ्रॉम द नर्सिंग होम, एक नर्सिंग होम में, इन विच हर हस्बैंड हैड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एक नर्सिंग होम है जिसमें एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसकी वाइफ जो है वो नर्स प्लस सुपरवाइजर दोनों का काम करती है उस नर्सिंग होम में। और नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के हिसाब से प्रोफेशनल नर्सिंग क्वालिफिकेशन इज मस्ट फॉर एक्टिंग एज नर्स, नर्स बनने के लिए प्रोफेशनल नर्सिंग क्वालिफिकेशन जरूरी है। अच्छा, अब असैसी जो है वो बीएससी इन बायोसाइंस है, बट उसके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नर्स को जो चाहिए होती है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी इनकम उसको मिल रही है वो कह रहा है भैया कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आपके पति का, इस वजह से मिल रही है, मैं इसको डिसअलाउ करूंगा, पति की इनकम मैं क्लब करूंगा और आपकी इनकम यानी कि उसकी वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्या एओ का ऐसा कहना टेनेबल है? टेनेबल मतलब वैलिड है? बताइए साहब, यहां पर एओ का कहना वैलिड है। रीजन वाई? क्योंकि नर्सिंग एक्ट कहता है भैया सीए होने के लिए सीए में मेंबरशिप होनी चाहिए, अगर नहीं है तो चूंकि आपको बड़ी अच्छी अकाउंटिंग की समझ है, सिर्फ इस वजह से आपको सीए की सैलरी नहीं दी जा सकती। समझ में आ रही बात? अगर इनकी वाइफ के पास कोई टैलेंट होता तो उस बेसिस पे ये किसी और एज ए नर्स नहीं, किसी और कैपेसिटी में सिर्फ सुपरवाइजर की ये सैलरी उठा सकती थी, नर्स की सैलरी नहीं उठा सकती भैया ये। तो कुल मिला के यहाँ पे असैसी का कहना, एओ का कहना ठीक है और यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन हस्बैंड की ही इनकम मानी जाएगी, क्लबिंग प्रोविजन लगा दिया जाएगा। ओके सर, अब आगे देखिए क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, आपने अपनी वाइफ को या पत्नी ने अपने पति को असेट क्या किया? ट्रांसफर किया और उसकी उस पे आने लगी इनकम, असेट ट्रांसफर किया उस पे आने लगी इनकम। देखिए क्या कहते हैं, वेयर एन असेट इज गिफ्टेड, असेट गिफ्ट की गई, अब चूंकि हस्बैंड वाइफ है, रिलेटिव है, तो फिर वहां पे 56 लग जाएगा, वो एग्जेम्प्ट है जी साहब। तो जब गिफ्ट हुआ तब कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती है। वेयर एन असेट इज गिफ्टेड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस, अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया गया विदाउट कंसिडरेशन, भैया विदाउट कंसिडरेशन किया तभी तो गिफ्ट है।
या फिर लिया पैसा 2-4-10 रुपया ले लिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम पैसा लेके कर दिया, ठीक है। एंड देन एनी इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ ट्रांसफर, और उस एसेट से कोई इनकम आने लगी तो वो इनकम भी क्या माना जाएगा, वो इनकम भी क्या मानी जाएगी, वो ट्रांसफर की ही इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आती है? आपने कोई एसेट ट्रांसफर की अपने वाइफ को, ठीक है, और उस एसेट पे आने लगी इनकम, तो वो इनकम भी आप ही की इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल साहब बात समझ में आ रही है। कहते हैं हाउएवर क्लबिंग नहीं किया जाएगा, clubbing shall not be done if relationship of husband and wife does not exist either at the time of transfer और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम। जब आपने असेट ट्रांसफर की तब तो बहुत बनती थी आप में और पत्नी में, आपने खुशी खुशी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब इनकम आने लगी तो अब नहीं बनती है, अब तलाक हो गया। जब तलाक हो गया तो अब इनकम अगर आ रही है तो वो वाइफ की इनकम है, तब वो आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। या फिर आपने जब ट्रांसफर किया तो ही आपको मजबूरी में, तलाक हो रहा था, तलाक में ही आपको असेट देनी पड़ी कि भैया मेरे को वापस करो, मैं जो लेके दहेज आई थी मेरे को सब वापस करो। अब आपको वापस करनी पड़ रही है। अब जब वापस गई असेट तो उस पर इनकम आने लगी, तो कहो भैया कि अब इनकम आ रही है तो वो क्या क्लबिंग हो जाएगी हस्बैंड में? लो भैया, एक तो तलाक में सारे सामान भी वापस दिए, अब वो सामान पे अगर वो इनकम जनरेट कर रही है तो वो भी मैं इनकम, उस पर टैक्स भी मैं दूं? वाह, तो वहां नहीं है। कहना अगर रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट नहीं करता हस्बैंड वाइफ का, जब हस्बैंड वाइफ ही नहीं, ये क्या लिखा हुआ है जहां पे गिफ्ट की जाती है स्पाउस को, अब जब स्पाउस हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो नहीं लगेगा। कहते हैं ठीक है साहब। फिर यह लिखा है ट्रांसफर इज अंडर एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब अलग अलग, तलाक नहीं हुआ है लेकिन अलग अलग, लिव अपार्ट, अलग अलग रहने के अरेंजमेंट हुई है, अग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत अगर आपने कोई ऐसा ट्रांसफर किया है। आपको एक मूवी याद दिलाता हूँ, शायद रिश्ते नाम था उसका, रिश्ते, उसमें अनिल कपूर वो था, हस्बैंड था, और ये कौन है, लोलो, बेबो की बहन कौन है? लोलो मतलब करीना कपूर बेबो, उसकी बहन लोलो मतलब कौन है? करिश्मा कपूर। हाँ, करिश्मा कपूर उसकी वाइफ बनी थी। तो उसका पिता जो होता है ना अमरीश पुरी, वो बड़ा खड़ूस रहता है, वो उन दोनों को अलग करना चाहता है। अब कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं, अलग करना चाहता है तो कुल मिला के कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि आप दोनों अब से अलग अलग रहेंगे, तलाक नहीं है, अलग अलग रहेंगे, ठीक है, इस टाइप सा। तो वो लिव अपार्ट अग्रीमेंट हुआ है कि आप दोनों अभी अलग अलग रहेंगे। तो अगर उस अलग अलग रहने में अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया भैया ट्रांसफर कर दो असेट अपनी वाइफ को, तो आदमी वाइफ को आप ट्रांसफर कर देगा, और उस असेट को अगर किसी तरीके से यूज करके वाइफ कोई इनकम अर्न करती है तो वो इनकम वाइफ की ही इनकम मानी जाएगी, तब वो हस्बैंड की इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके साहब, अब एक एग्जांपल देखिएगा, बहुत सिंपल सा आसान सा पॉइंट है। कहते हैं असेसी वाज द ऑनर ऑफ सर्टेन एसेट, असेसी के पास कोई एसेट थी और वो इंटर करता है इन एग्रीमेंट में टू मैरी जे से वो मैरी करने के लिए अग्री करता है। बिफोर मैरिज द असेसी ट्रांसफर असेट टू जे। अच्छा, जब बिफोर मैरिज मतलब जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तभी उसने एक असेट ट्रांसफर कर दिया। एंड रजिस्टर्ड हर एज एन ऑनर ऑफ असेट, और उसको जाके कचहरी जिसे बोलते हैं वहां पे जाके रजिस्ट्री भी करा दी, कोई मान लो प्लॉट दिया था या बिल्डिंग दी थी। अच्छा, आफ्टर दैट मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड एंड परफॉर्म्ड, बाद में क्या हुआ, पहले जब गर्लफ्रेंड थी तभी असेट दे दी थी और फिर बाद में शादी हो गई। कहते हैं आफ्टर सम टाइम इनकम वॉज रिसीव्ड बाई जे, वेदर द इनकम रिसीव्ड बाई जे शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अब शादी है, शादी एग्जिस्ट करती है, अब जे को कोई इनकम आ रही है तो क्या वो क्लब कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। रीजन वाई, अपनी स्पाउस को थोड़ी ना ट्रांसफर किया। लॉ में वर्ड क्या है? वेयर एन असेट इज गिफ्टेड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस, अपने स्पाउस, उसने किसको ट्रांसफर किया? मिस जे को। मिस जे क्या उसकी वाइफ थी? नो, वो क्या थी? उनकी गर्लफ्रेंड थी। क्या गर्लफ्रेंड मीन्स स्पाउस? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड कैन बी चेंज, स्पाउस कांट। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा, अब एक और है, आप देखिएगा, चलिए पढ़ा देता हूं मैं। रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट एट द टाइम व्हेन इनकम फ्रॉम सच ट्रांसफर। अच्छा, ये तो उसका वही लिखा हुआ है, ये कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये तो मैंने बता दिया। नीचे वाला एक नोट पढ़िएगा, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ ओरिजिनली ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। इनकम ऑन ओरिजिनल ट्रांसफर ओनली हैज टू बी क्लब्ड। मतलब क्या? सपोज कीजिए कि आपने एक बिल्डिंग अपनी वाइफ को गिफ्ट किया,
ठीक है। अब उस वाइफ ने, मतलब आप उस वाइफ ने, मतलब नहीं, आपकी वाइफ ने उस बिल्डिंग को किराए पे उठा दिया। अब वो जो रेंटल इनकम आ रही है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और वो रेंटल इनकम आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। लेकिन ये तो क्लब कर दी जाएगी, आप उस पर टैक्स दे दोगे, बात खत्म। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, वाइफ के पास इनकम आ रही है, वाइफ उसको तिजोरी में रख रही है। तिजोरी में क्या नहीं, मतलब बैंक में डिपॉजिट करी, एफडी करा दिया उसका, ठीक है। अब आपकी वाइफ उसकी एक आरडी करा रखी है, जैसे जैसे रेंट आता है वो आरडी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब उस आरडी पे ब्याज आया, क्या वो ब्याज भी, रेंटल इनकम तो मेरे में क्लब हो रही है, लेकिन एक्चुअली में मेरी वाइफ क्या कर रही है, उसको आरडी कराती जा रही है। अब उस आरडी पे जो ब्याज आया, क्या वो भी मेरे पे क्लब कर देंगे? मतलब इनकम पे इनकम आ गई, तो ये इनकम तो क्लब हो रही है, क्या दूसरी जो इनकम पे इनकम आई है फर्दर वो भी क्लब कर देंगे? आंसर इज नो। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइफ ने अपनी बुद्धि लगाई है। इनकम तक ठीक है, आपने कहा कि भैया चूंकि असेट आपकी थी तो असेट पे आने वाली इनकम भी आपकी है, आप उसको मेयरली ट्रांसफर करके आप टैक्स से नहीं बच सकते। ठीक है साहब, नहीं बचते। मैंने अपनी वाइफ को बिल्डिंग दी, बिल्डिंग को वाइफ ने किराए पे उठा दिया। जब किराए पे उठा दिया तो रेंटल इनकम आ रही है, वो रेंटल इनकम मेरे लिए क्लब की जाएगी, मैं उस पर टैक्स दूंगा, बात खत्म। लेकिन अब वो रेंटल इनकम मेरी वाइफ ने अपनी सूझबूझ से उसको एक एफडी करा दी, आरडी करा दी, और उस पर आने लगा ब्याज, तो वो ब्याज मेरी वाइफ की इनकम रहेगी, वो ब्याज मेरे लिए क्लब नहीं किया जाएगा। वही बात लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल इनकम है वही होगा क्लब, उसके आगे का नहीं। ये नहीं कि इनकम पे इनकम, इनकम पे इनकम चेन चलाते चलो। समझ में आ रही बात? उसी पे एक एग्जांपल है, सेल्फ रीड कीजिएगा आप, कुछ भी टेक्निकल नहीं, सुनिएगा आप। कहते हैं सेक्शन 64(1) क्लॉज 6 है, सुनिए क्या कहते हैं। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट, सन्स वाइफ मतलब बहू, बहू, ठीक है, विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन बाय फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। सास या ससुर ने अपनी बहू को कोई असेट ट्रांसफर की है और उस असेट पर इनकम आने लगी है। क्या कहते हैं? इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी असेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हिज और हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को ट्रांसफर किया है सास ने या ससुर ने, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी गिफ्ट कर दिया, कुछ भी पैसे नहीं लिए, या फिर अच्छा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और या फिर वाली बात नहीं लिखी है, और इनकम फ्रॉम सच असेट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। तो फिर और उस जो ट्रांसफर की हुई असेट है उसको, उस पर अगर किसी प्रकार की इनकम आने लगती है तो वो इनकम क्या किया जाएगा? सास या ससुर के हैंड में ही टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब। सपोज कीजिए शादी होके आई बहू, सास ससुर बहुत खुश हुए, बहुत सारी ज्वेलरियां दे दी बहू को, देते हैं सभी लोग देते हैं। बहू बड़ी समझदार थी, बहू ने क्या किया, उन ज्वेलरीज को किराए पे चढ़ाना शुरू कर दिया कि भैया बड़ी महंगी महंगी ज्वेलरीज हैं। बगल की औरतें थीं, वो सब भी शादी पार्टी में जाती थी तो उसकी ज्वेलरी देख के जलती थी, उसकी नई नई ज्वेलरी थी। उन्होंने कहा ठीक है, चाहिए क्या, शादी में पहनने के लिए चाहिए क्या? सबने बोला हाँ हाँ चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये लीजिए 10,000 रुपया पर डे लूंगी मैं, 10,000 रुपया पर डे दीजिए और अपना पूरा एकदम धाक जमा के जाइए, पूरा ये भर के, यहाँ भर के, पूरा कलाइयाँ पैरों में भी पहन लीजिए, माथे पे मुकुट लगा लीजिए सोने का एक, जाइए आप शादियों में, पूरा जितना तहलका मचाना है मचा के आ जाइए। इस बात के 10,000 रुपये लूंगी मैं। तो ये 10,000 रुपये सास ससुर ने दिया था, क्या दिया था? ज्वेलरी दी थी। उस ज्वेलरी को बहू ने किराए पे चढ़ा दिया। अब उससे आने वाली जो इनकम है वो इनकम सास ससुर की इनकम मानी जाएगी, और सास ससुर बेचारे सिर्फ ज्वेलरी दे के अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। वो जो आने वाली इनकम है वो इनकम पे भी वो टैक्स देंगे, तब जाके उनका पीछा छूटेगा, और जब जब किराए पे चढ़ेगा तब तब टैक्स देंगे। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब। तो यही चीज लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है द अबव प्रोविजन ऑफ क्लबिंग इज एप्लीकेबल ओनली इफ रिलेशनशिप ऑफ मदर इन लॉ and father-in-law and daughter-in-law exists at the time of transfer of asset and generation of income both. अब सपोज कीजिए बहू आई शादी करके, गिफ्ट मिला, अब जब गिफ्ट मिल गया उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद तलाक हो गया, अब वो बहू गिफ्ट लेके चली गई, अब उसने किराए पे चढ़ाया अपने घर जाके, वापस मायके चली गई, वहां से किराए पे चढ़ा रही है, वहां से इनकम आ रही है, तो क्या वो भी क्लब करेंगे? ना साहब। कह रहे हैं कि जब ट्रांसफर हुआ है तब भी आपकी बहू होनी चाहिए, और जब इनकम जनरेट हो रही है तब भी बहू होनी चाहिए। दोनों समय पे बहू है तब चलेगा, एक भी समय पे बहू नहीं। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा का चक्र टूटा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। कहते हैं इफ असेट ट्रांसफर्ड, मतलब इफ ट्रांसफर्ड असेट इज इन्वेस्टेड बाय स्पाउस या फिर सन्स वाइफ इन एनी बिजनेस,
फॉलोइंग अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड, यानी फॉलोइंग अमाउंट शैल बी क्लब्ड। अच्छा, अब यहाँ पे स्पाउस भी लिखा है, यानी ये ऊपर वाले प्रोविजन के लिए भी है। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, बिल्डिंग गिफ्ट की, बात समझ में आती है, उससे रेंटल उस वाइफ ने किराए पे चढ़ा दिया, तो जो रेंटल आ रहा है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। ये स्पाउस वाले पे भी है और ये बहू वाली इनकम पे भी है, यानी अपनी वाइफ को आपने गिफ्ट किया या फिर अपनी बहू को आपने गिफ्ट किया, दोनों पे लगेगा। और जो असेट आपने गिफ्ट किया, उस असेट को वाइफ ने या फिर बहू ने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और उससे इनकम आने लगी, तो फिर उसकी इनकम क्लब तो होगी नो डाउट, लेकिन कितनी क्लब होगी उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नियम बता रखा है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा उस पूरे बिजनेस की इनकम लिख लीजिए। सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने जो असेट दी है उसी से चल रहा हो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पहले से चल रहा होगा, उसमें आपने कुछ पैसे और डाल दिए, तो बात ये हो रही है, कह रहे हैं कि तो सिर्फ जो आपने पैसे डाले सिर्फ उससे तो इनकम नहीं आ रही, वो तो पूरे पूरा फंड, जो पूरा फंड है उससे आ रही है, पूरी टोटल कैपिटल पे आ रही है, ठीक है। तो कहते हैं जितना इनकम पूरी कैपिटल पे जनरेट किया है बिजनेस ने वो रख लीजिए। अच्छा, अब कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि 1 अप्रैल को, ठीक है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था आउट ऑफ असेट ट्रांसफर्ड, उसको रख लीजिए। जो असेट आपने दी थी उसमें से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कितनी असेट इन्वेस्ट की थी बहू ने या आपकी बीवी ने, वो रख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफरी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल को टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो फिगर आपकी आएगी वो इनकम पति या फिर ससुर सास के हैंड में क्लब की जाएगी, एज द केस में भी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं आना, एक प्रोविजन है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए सेक्शन 64 1A, ठीक है, 1 कैपिटल A, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड, आपका बच्चा है, छोटा छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना सा। अब बच्चे कह रहे हैं सर पहले मैं खुद बच्चा हूँ, मैं बड़ा होऊंगा, सीए बन जाऊंगा, अच्छा खासा नौकरी कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो जाके शादी होगी, फिर उसके 2 साल बाद बच्चे होंगे, तो फिर अभी तो टाइम है। लेकिन ठीक है, सपोज कर लो आपका माइनर बच्चा है कर लिया साहब, आगे बताइए। ऑल इनकम दैट अक्रू टू अ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। अब बच्चा एक का तो है नहीं, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन की है, हैं? हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन की है। अब दोनों की अलग अलग इनकम है और डिपार्टमेंट की नज़र में दोनों पर्सन अलग अलग हैं, इसकी असेसमेंट अलग होती है, इसकी असेसमेंट अलग होती है, दोनों को 2.5 लाख का मजा मिलता है। एक समय तो ऐसा भी था जब हस्बैंड को कम मजा मिलता था, 1,80,000 का, और वुमेन को कितना मिलता था, 1,90,000 का मजा मिलता था सन 2011-12 में। समझ में आ रही बात? तो स्लैब भी पहले अलग हुआ करते थे, चलो अभी तो सबके लिए 2.5 लाख है तो मारो उसको गोली, वो अलग चीज हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अब दोनों का बच्चा है माइनर चाइल्ड, उसको कोई इनकम हुई तो वो इनकम क्लब की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। सरकार कहती भैया माइनर चाइल्ड है यार, बच्चा है बेचारा, उसको क्या पता है, आपने सब प्लानिंग की है, उसको इनकम कहां से आ रही है, जो भी इनकम आ रही है वो आप दोनों में से क्लब कर देंगे। अब बात हुई किस में क्लब करेंगे, पापा में या मम्मी में? मम्मी अलग पापा अलग, दोनों को 2.5 का मजा किस में करेंगे? तो कहते हैं उस पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर देंगे जिसकी इनकम ज्यादा होगी। अगर पापा की ज्यादा है तो पापा में और मम्मी की ज्यादा है तो मम्मी में, ठीक है। बिफोर इंक्लूडिंग माइनर की इनकम छोड़ के पहले बिना जोड़े देखेंगे किसकी इनकम ज्यादा है। बात समझ में आती है? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। कहते हैं इफ मैरिज ऑफ पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर भाई बच्चा, रिश्ते मूवी वापस याद करो, अब क्या होता है कि शादी एग्जिस्ट नहीं कर रही है पर बच्चा है, अब बच्चा जो पालन पोषण कर रहा है उसकी इनकम में क्लब किया जाएगा। बात सीधी सी बात, अगर मम्मी पाल रही हैं तो मम्मी की इनकम में क्लब किया जाएगा, और अगर पापा पाल रहे हैं तो पापा की इनकम में क्लब किया जाएगा। कहते हैं इट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड, जो बच्चों का पालन पोषण कर रहा है उस पर क्लब किया जाएगा। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ माइनर शैल नॉट बी क्लब्ड। फॉलोइंग केस में इनकम क्लब नहीं की जाएगी। कब? अगर उसने कोई मैनुअल वर्क करके पैसे कमाए हैं तो। अगर वो इनकम कोई मैनुअल वर्क करके पैसे कमाए, सपोज को उसने कोई कारीगरी, कोई ड्राइंग, पेंटिंग कुछ बनाई है, ठीक है ना, या फिर कुछ भी, मतलब एक छोटी सी बात करूं, एक छोटू होता है, छोटू जो आप लोग जाते हो कभी बाल मजदूरी कराना, बच्चों से मजदूरी कराना गलत है,
बिल्कुल गलत है साहब। लेकिन आप कई बार जाओगे किसी रेस्टोरेंट में तो आप देखोगे कि छोटा सा कोई बच्चा है जो मतलब बेसिकली ढाबे पे जो झाड़ू पोछा कटका कर रहा है, आपको चाय वाय सर्व कर रहा है, तो वो मैनुअल वर्क करके पैसे कमा रहा है। या आपने कोई ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी बनाई है, या कैसे भी करके आपने कुछ मेहनत करके आपने अगर कुछ पैसा पाया है, तो वो इनकम मम्मी या पापा किसी में क्लब नहीं किया जाएगा, माइनर की खुद की रिटर्न जाएगी। है सर, है माइनर की खुद की जाएगी। हाँ, क्या सर माइनर का पैन होता है? हाँ हाँ, माइनर का पैन होता है, माइनर का पैन होता है, लेकिन माइनर के पैन पे फोटो नहीं होती, बस पैन नंबर होता है, फोटो नहीं होती। अच्छा सर, फोटो क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे का चेहरा बदल जाएगा, इसलिए फोटो नहीं लगाते हैं। तो सर क्या होता है, तो क्या दोबारा पैन बनवाते हैं मेजर होने पे? हाँ, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो दोबारा पैन बनवाओगे। ठीक है, तो अभी आप माइनर के उसमें अप्लाई कर दोगे, आपको पैन आ जाएगा, उस पर फोटो नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी? फोटो नहीं होगी। ठीक है, फोटो नहीं होगी, तो अब आप माइनर की ही इनकम की सेपरेट रिटर्न जाएगी, इंडिविजुअल की अलग से रिटर्न जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है? या फिर अगर उसके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है, और उससे उसने कोई पैसे कमाए हैं, तो वो भी क्लब नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस, एक छोटा सा बच्चा है, चाणक्य बोलते हैं उसको, नाम सुना है? कई बार टीवी में आता है, चाणक्य बोलते हैं। तो वो ना वो बड़ी बड़े बच्चों की क्लासेस लेता है, बीएससी तक के बच्चों की क्लासेस लेता है। शायद वो नहीं, कोई एक और बच्चा था जो बीएससी तक के बच्चों की क्लासेस लेता है। ठीक है, उसको ट्यूशन फीस आती है, तो वो उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है भाई, पता नहीं कहाँ से उसके पास इतना नॉलेज है, बट है। एक चाणक्य नाम का बच्चा है, ठीक है, वो चाणक्य उसको काफी इनकम आती है, उसको काफी वो जनरल नॉलेज उसका अच्छा है, उसको गूगल गूगल बोलते हैं लोग। ठीक है, तो उसको वो उसकी नॉलेज की वजह से इनकम आती है, तो क्या वो इनकम क्लब कर देंगे मम्मी पापा में? ना, वो उससे खुद के नॉलेज की वजह से नहीं क्लब करेंगे। स्किल टैलेंट ये जो आ रहा है रोज सुबह सुबह बच्चों, सुबह नहीं मतलब शाम को आता है, इंडिया गॉट टैलेंट है, और नहीं वो तो बच्चों का नहीं आता शायद, सॉरी, ये सुपर डांसर, लिटिल चैम्प्स है ना, ये जो आता है आपका डीआईडी लिटिल चैम्प्स। ठीक है, ये क्या है? सारे गामा पा लिटिल, जो भी है व्हाटएवर, समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं? तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो गाने गा रहे हैं, वो उनका खुद का टैलेंट है, बॉर्न टैलेंट है, उसकी वजह से अगर उन्हें कोई इनकम होती है, तो क्या वो मम्मी पापा में क्लब कर देंगे? ना बाबा ना, इनकम जाएगी, माइनर की खुद की रिटर्न जाएगी। बात समझ में आती है? बिल्कुल साहब। अच्छा, इसके अलावा अगर चाइल्ड जो है वो सफर कर रहा है किसी डिसेबिलिटी से जो 80U में स्पेसिफाइड है, जैसे कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, टोटली ब्लाइंड है, समथिंग लाइक दिस, मतलब कोई प्रकार डिसेबिलिटी है उसको, तो भी उसकी इनकम क्लब नहीं कीजिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी रहम दिखाई अपनी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल साहब, थोड़ी रहम दिखाई। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? लिखा है मिस्टर वाई हैज अ माइनर सन और हु इज अ चाइल्ड एक्टर। वो एक्टर है भाई, छोटा बच्चा फिल्मों में काम करता है, क्या करता है? हीरोइन का भाई बनता है, छोटा वाला। याद आ रही है आपको? मैं मूवी याद दिलाऊं आपको? ये वांटेड आई थी ना सलमान खान वाली, तो आयशा टाकिया का छोटा सा भाई था ना, तो वो चाइल्ड एक्टर है, सपोज करना। तो फिर क्या कहते हैं? हिज इनकम फ्रॉम स्टेज एक्टिंग इस 50,000, उसको 50,000 रुपये मिले वो भाई बनने के लिए। ठीक है, और जैसे उसकी बहन जब मुसीबत में थी तो सलमान खान को बुलाने गया था, तो इस बात के उसको 50,000 मिले। ठीक, तो कहते हैं द इनकम विल नॉट बी क्लब्ड बट इफ दिस अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय हिम इन अ बैंक एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो कहने का मतलब क्या है? चूंकि उसको वो चाइल्ड एक्टर है, इसलिए उसके मम्मी पापा में कोई इनकम क्लब नहीं की जाएगी, क्योंकि उसे खुद के टैलेंट की वजह से है। ठीक है, खुद के टैलेंट की वजह से है। ठीक है साहब, तो उसकी खुद की रिटर्न जाएगी इस 50,000 की। अब उसने क्या किया? ये 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, उसकी एफडी करा दी। तो कहते हैं जो इनकम उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो क्लब कर दी जाएगी। सर क्यों? ये भी तो उसने अपनी बुद्धि लगाई है? नहीं साहब, ये बुद्धि नहीं लगाई है, मैं बताता हूं क्यों। उसको टैलेंट से मिला, ठीक है। अब लॉ में एक वर्ड मिला, लगाई हो बुद्धि मेरी बला से। क्या लिखा है लॉ में? ऑल इनकम दैट अक्रू टू अ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर। जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में क्लब कर देंगे। ये बात लिखी थी कि नहीं लिखी थी? लिखी थी साहब। ऑल इनकम दैट अक्रू टू अ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर। अब बात क्या होती है? ऑल इनकम जितने भी इनकम माइनर चाइल्ड की होती है वो क्लब कर देंगे। फिर उसमें एक एक्सेप्शन दे दिया कि साहब अगर खुद के टैलेंट से है, मैनुअल वर्क से है, डिसेबिलिटी की वजह से है, तो फिर क्लब नहीं करेंगे। तो साहब चूंकि एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन विल ऑलवेज प्रोवेल ओवर जनरल। लेकिन अब इनकम पे इनकम है तो फिर वो नॉर्मली कवर कर लेगा उसको। नॉर्मल प्रोविजन जो था ऑल इनकम दैट अक्रू टू माइनर चाइल्ड, वापस उसको कवर कर लेगा। और फिर फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आएगा? साहब जो टैलेंट की वजह से मिला है वो क्लब नहीं होगा, बट टैलेंट की वजह से जो पैसा मिला उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इनकम आ गई, इनकम पे इनकम आ गई, तो क्या वो क्लब होगी? हाँ, वो क्लब होगी।
ठीक है। अब एक सेक्शन पड़ेगा सेक्शन 1032। अब जैसे ही 10 आया आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ये डिडक्शन या रिलैक्सेशन या कुछ ऐसा इनकम का ऐसा कुछ है ना। 10 आते ही सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं इफ इनकम ऑफ अ चाइल्ड इज सो इंक्लूडेड, अगर क्लबिंग का प्रोविजन लग गया, चाहे मम्मी में क्लब हो रहा है चाहे पापा में क्लब हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के क्लबिंग लग गया माइनर चाइल्ड पे, सब पे नहीं, माइनर चाइल्ड पे। माइनर चाइल्ड की इनकम अगर क्लब की जा रही है, पापा के पेरेंट पापा या मम्मी दोनों में किसी न किसी की इनकम में अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब की जा रही है, तो पेरेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू एन एग्जम्पशन ऑफ मैक्सिमम 1500 रुपए पर एनम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, और नो एग्जम्पशन ऑफ 1500 शैल बी अलाउड इन केस इनकम इज ड्यू टू स्किल ऑफ माइनर। मतलब माइनर की अगर इनकम है उस, सुनो, अगर क्लबिंग का प्रोविजन लग गया यानी कि माइनर की इनकम कहां ले जाके टैक्सेबल कर रहे हैं, मम्मी या पापा की इनकम में, तो कहते हैं अब मम्मी पापा को हम 1500 रुपए पर चाइल्ड, मैक्सिमम 1500 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर छूट देंगे। ठीक है, अगर 13,000 रुपए उसने इनकम कमाई है और वो 13,000 रुपए अब इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो उसमें से हम 1500 घटा देंगे, सिर्फ 11,500 ही इंक्लूड करेंगे माँ या बाप की इनकम में। ठीक, और ये डिडक्शन आपको हर बच्चे पे मिलेगी, साल में एक बार मिलेगी। 1500 रुपये महीना है कि साल का है? साल का है, 1500 रुपये फिक्स है। अच्छा, माइनर चाइल्ड एक्टर है, चाइल्ड एक्टर है, सलमान खान को बुलाने गया, इस बात के 50,000 रुपए ले लिए, क्या उसको भी 1500 छूट देंगे? ना 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 ना, वो नॉर्मल स्लैब 2.5 में है, ठीक है ना, उसके लिए 1500 छूट नहीं है। 1500 छूट कब है? जब मम्मी पापा में क्लबिंग हो रही है तो 1500 छूट है। अच्छा, यहाँ कोई बच्चे की लिमिट है सिर्फ 2 बच्चों पे? ना, कोई लिमिट नहीं है। 10 बच्चे पैदा कीजिए, सबको बनाइए, मतलब सबके नाम से एफडीआं कराइए, जो ब्याज आएगा वो आपको आप में क्लब होगा, लेकिन 1500 छोड़ के क्लब होगा, हर बच्चे पे 1500 छूटेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल साहब, बात समझ में आती है। सर माइनर में अगर मान लीजिए खुद का बच्चा नहीं है, मैंने किसी दूसरे का बच्चा अडॉप्ट किया है, तो क्या अडॉप्टेड चाइल्ड भी मेरा चाइल्ड है? बिल्कुल। सर सौतेला बच्चा, एक और शादी की है, ठीक है, उससे भी एक बच्चा है, तो फिर क्या स्टेप चाइल्ड भी शामिल होगा? बिल्कुल साहब, वो भी होगा। क्या माइनर मैरिड डॉटर भी शामिल होगी? बिल्कुल साहब, वो भी शामिल होगी। बात समझ में आती है? मतलब माइनर चाइल्ड मतलब चाइल्ड यार, ये क्या मतलब अडॉप्टेड है, ये सब ये छल कपट और ये सब बेकार की चीजें हैं। तो पक्षपात नहीं करता इनकम टैक्स, वो कहता है बच्चा मतलब बच्चा, चाहे अपना बच्चा चाहे मतलब पड़ोसी का नहीं, मतलब अपना बच्चा तो अपना है ही है, अडॉप्टेड भी है, और स्टेप चाइल्ड भी आप ही का है। बात समझ में आती है? माइनर मैरिड डॉटर भी आप ही की है, मतलब आपके जितने भी बच्चे हैं सब आपके बच्चे हैं। सर कैसी कैसी बातें बोलते हो? हाँ, यही सब बात है, यही लिखता है लॉ में, क्या करें। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल है, सेल्फ आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या है। होता क्या है कि पेरेंट्स हैं असेसी के, असेसी जो है माइनर है, और पेरेंट्स जो है माइनर के वो एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ग्रैंडफादर जो है वो उसको स्कूल भेजते हैं अपनी गार्जियनशिप में, और वो इनहेरिट करती है, जो लड़की है, बच्ची है, वो माइनर है और वो इनहेरिट करती है। इनहेरिट मतलब उसको अपने मम्मी पापा से मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। मम्मी पापा चले गए तो मम्मी पापा की जो भी संपत्ति है वो बच्ची की बन गई। अब बच्ची का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? दादाजी कर रहे हैं। दादाजी उसको स्कूल भेज रहे हैं अपने गार्जियनशिप में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसने कुछ अमाउंट जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है उससे उसको कुछ इनकम हो गई है, ठीक है। और अमाउंट जो भी इनकम हुई है उसको ग्रैंडफादर ने इन्वेस्ट कर दिया है फर्दर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, माइनर को इनकम आ रही है। तो पूछ रहे हैं कि क्या वो क्लबिंग कर, वो जो इनकम आई कुल मिला के, बच्ची थी, बच्ची के मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मर गए, बच्ची का टेक केयर कौन कर रहा है? दादाजी कर रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी मम्मी पापा से बच्ची को मिली है, इस बच्ची को जो प्रॉपर्टी मिली है उसको कहीं एम्प्लॉय किया गया, एम्प्लॉय करने से कुछ इनकम आई, तो उसको कुछ इनकम आई, उस इनकम को क्लबिंग की बात हो गई। तो पूछा जा रहा है किस में क्लब करें, किस में क्लब करें, ठीक है। मम्मी में करें, पापा में करें, मम्मी पापा जिंदा नहीं है तो दादाजी में कर दें? नहीं साहब, दादाजी में क्लबिंग नहीं होगी, दादाजी में क्लबिंग नहीं होगी। रीजन मैं बताता हूं। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स, मम्मी या पापा, पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आती है? मैंने हमेशा बोला है बच्चा मतलब अपना बच्चा, पड़ोसी का बच्चा नहीं, नो छोटे पापा नो बड़े पापा, ठीक है। वैसे ही पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा, इसके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं। तो भले वो ग्रैंड फादर हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी इनकम में क्लब नहीं होगा। सर क्या होगा फिर? क्लबिंग नहीं होगा ना, जब जिंदा ही नहीं मम्मी पापा तो क्लबिंग नहीं होगा, साफ सीधी बात, काम खत्म। चलिए साहब, अब बात करते हैं क्या सेक्शन 64(2) क्या कहता है।
इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली HUF है आपकी, ठीक है, HUF है, और आपने कोई अपने इनकम से खुद पैसे कमाए, उस पैसे से कोई असेट खरीदी और उस असेट को आपने HUF को दे दिया, HUF को दे दिया। और जब उस असेट को आपने HUF को दिया, ठीक है, HUF को दिया, तो उस HUF ने उसको कुछ इन्वेस्ट किया होगा, कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उस असेट की वजह से कुछ इनकम आ गई, ठीक है, कोई इनकम आई। किस पे आई? एक ऐसी असेट जो आपने HUF को दे दी, एक ऐसी असेट जो आपने HUF को दे दी, ठीक है, और वो असेट आपने खुद अपने पैसे से एक्वायर की थी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी, उसको आपने HUF को दे दी, और HUF में जाने के बाद उस असेट ने कुछ इनकम कमाई, तो फिर क्या होगा? कहते हैं अगर कोई इंडिविजुअल है हु इज मेंबर ऑफ एन HUF, कन्वर्ट कर देता है अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एज द प्रॉपर्टी ऑफ HUF, देन इनकम डेराइव्ड बाय HUF फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, और कोई इनकम अगर डिराइव कर ली जाती है HUF द्वारा उस प्रॉपर्टी पे, देन सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, तो फिर वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। आपने अपनी कोई एसेट HUF को दे दी, HUF ने उसको यूज करके कुछ इनकम कमाई, वो इनकम HUF की है या आपकी है, इस बात पे बहस हो रही है। सरकार ने क्लियर कर दिया, ना कुछ नहीं साहब, जिस पर्सन ने ट्रांसफर किया है उसी की इनकम है, ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी, क्लबिंग यहां पर लग जाएगा। अच्छा, ये हो गया सिंपल प्रोविजन। अब एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस ट्रांसफर, ये कोई सेक्शन नहीं है, क्रॉस ट्रांसफर, ये कोर्ट केसेस में ये सब डिसाइड होता है। क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है? ए है, वो सोच रहा है मैं अपनी वाइफ को दूंगा, क्लबिंग हो जाएगा। बी है, वो सोच रहा है मैं भी अपनी वाइफ को दूंगा, क्लबिंग हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं गिफ्ट कर देता हूं, ए कह रहा है मैं तुम्हारी बीवी को गिफ्ट कर देता हूं, अब बी कह रहा है मैं तुम्हारी बीवी को गिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, तुम मेरी बीवी को गिफ्ट कर दो, मैं तुम्हारी बीवी को गिफ्ट कर देता हूं। इससे क्या होगा? ये क्रॉस ट्रांसफर हो गया, और हमने एक दो अपने रिलेटिव्स को भी गिफ्ट नहीं किया, तो क्लबिंग का प्रोविजन, इनकम आएगी, ए ने ट्रांसफर किया बी की वाइफ को, तो बी की वाइफ उसको इन्वेस्ट करेगी, इनकम आएगी, तो बी की ही इनकम रह जाएगी। ए की वाइफ इन्वेस्ट करेगी, गिफ्ट पाया है बी से, तो वो उसको इन्वेस्ट करेगी, इनकम पाएगी, चूंकि रिलेटिव नहीं है, स्पाउस नहीं है, तो इस वजह से वो बी की ही इनकम, बी की वाइफ की इनकम ही रह जाएगी। अब वो क्लबिंग प्रोविजन यहां नहीं लग पाएगा। बड़ा जुगाड़ लगाया, बड़ा दिमाग लगाया, मैटर पहुंच गया कोर्ट में। सर क्या करें? सच बात है कि अपनी अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं किया, लॉ साइलेंट है। जब लॉ क्लियर नहीं है तभी तो पहुंचा, लॉ साइलेंट है। लॉ ने ये नहीं, लॉ ने बोला स्पाउस को, किसकी स्पाउस को? अपनी स्पाउस को, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अपनी स्पाउस को तो किया नहीं, बट टैक्स इविजन हो रहा है, टैक्स इविजन हो रहा है, बात पहुंच गई कोर्ट तक। कोर्ट ने कहा साहब इस तरह ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो बड़ा शाना बन रहे हो अपने आप को। हम लॉ बनाए हैं प्रोविजन को ऐसा करने के लिए कि जिससे टैक्स इविजन ना हो पाए। अब आप ए बी को कर रहा है, बी ए को कर रहा है, अगर इस तरह से करके आप टैक्स प्रोविजन चोरी करने की कोशिश करोगे, ऊपर से आके हमसे लड़ोगे, तो क्या आपको लगता है आप बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ना भैया ये क्रॉस ट्रांसफर है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि ए ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, बी ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, कुल मिला के क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, ठीक है। क्रॉस ट्रांसफर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि साहब क्लबिंग लगेगा, भले दोनों ने अपनी अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं किया, एक दूसरे की वाइफ को गिफ्ट किया, बट क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब छोटी छोटी छिटपुटिया बातें हैं, देखिएगा क्या लिखते हैं नोट्स। क्या लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ वन पर्सन इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन। अगर इफ एक पर्सन की अगर इनकम क्लब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर लॉस होगा तो लॉस भी क्लब होगा। ऐसा नहीं कि इनकम इंक्लूड्स लॉस, अगर आप एक पर्सन का इनकम क्लब हो रहा है तो अगर उसको लॉस हो गया है तो वो लॉस भी क्लब होगा। ऐसा नहीं कि मतलब लॉ एकदम बस अपने फेवर में बनेगा, सिर्फ इनकम क्लब होगा, लॉस आएगा तो भैया तुम जानो ना, लॉस भी क्लब होगा, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। कहते हैं अच्छा क्लबिंग लग गया, सपोज कीजिए कि क्लबिंग लग गया, माइनर ने कुछ इनकम कमाई, मतलब अपने टैलेंट से नहीं कमाई, माइनर को कुछ इनकम आई, अब वो पापा और मम्मी को खोजा जा रहा है उनकी इनकम में क्लब करने के लिए, पता चला मम्मी पापा दोनों भागे हुए हैं बच्चों को घर में अकेला छोड़ के, तो क्या माइनर से भी टैक्स मांगा जा सकता है? बिल्कुल। मान लो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, वाइफ ने उसको इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे आए, अब वो पैसा क्लब होगा हस्बैंड में, हस्बैंड में क्लब होगा, हस्बैंड घर छोड़ के भागा हुआ है, तो किस में क्लब करे? जब घर छोड़ के भागा हुआ है, विलायत चला गया है, मतलब विदेश चला गया है, सऊदी भागा हुआ है, अब उसको ट्रेस कर नहीं पा रहे, क्या करें? तो क्या वो भूल जाए, विभाग अपना पैसा भूल जाए? कहते हैं नहीं साहब, घर में कौन है? बीबी है ना, मांगो उससे, मांगो उससे, बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये चीज है।
लिखा हुआ है इनकम ऑफ वन पर्सन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, देन टैक्स ऑन सच इनकम कैन ऑल्सो बी डिमांडेड फ्रॉम ट्रांसफरी। ट्रांसफरी से भी पैसे मांगे जा सकते हैं। अच्छा अगला, इफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, अगर कोई हाउस ट्रांसफर किया जाता है बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस या माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन or for inadequate consideration, then such individual is treated as deemed honor under section 27 and clubbing provisions shall not apply। section 27 पढ़ा है आपने? मैंने पढ़ाया था आपको हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी मैंने क्लबिंग पढ़ाया था, बिल्कुल सर पढ़ाया था। सेक्शन 27 ये कहता था कि साहब अगर आपने अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है तो फिर आप ही डीम्ड ऑनर हो, आप ही डीम्ड ऑनर हो। डीम्ड ऑनर क्यों बना रहे थे? ताकि रेंटल इनकम आप ही में टैक्स करे। तो जब वहां पे स्पेशली कह दिया तो दोबारा कहने की क्या जरूरत है? जब वहां पे स्पेशली कह दिया तो दोबारा कहने की क्या जरूरत है? दोबारा क्लबिंग लगाएं, क्या मतलब एक ही चीज दो बार क्यों बोले? तो उन्होंने बोला कि वहां पे मैंने बोले ना डीम्ड ऑनर हो, डीम्ड ऑनर मतलब आप ही मालिक हो, आप ही से टैक्स लेंगे, आप ही की इनकम है, वो काम खत्म। तो यहाँ पे अब दोबारा क्लबिंग बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी तक ऊपर जो हम लोग असेट की बात कर रहे थे कि अगर कोई अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है तो कौन सी एसेट की बात कर रहे थे? एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी तो क्या छूट गया ना? हाउस प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल प्रोविजन है, वही डीम्ड ऑनर है, काम खत्म। उसको सेक्शन 27 ही टेकअप कर लेगा और कहेगा साहब आप ही डीम्ड ऑनर हो, और चूंकि आप डीम्ड ऑनर हो तो आप ही की इनकम है। आपको ऑनर क्यों माना? इनकम आप में टैक्स करने के लिए, काम खत्म बात। तो वहां पे वही बात खत्म हो गई। अब यहाँ से एक को एक्सक्लूड कर दिया, माइनर मैरिड डॉटर को। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, मकान गिफ्ट कर दिया है अपनी बेटी को, अब वो बेटी माइनर है, माइनर मैरिड डॉटर है, तो फिर ना ही क्लबिंग लगेगा और ना ही वो लगेगा। यानी वहां पे ना क्लबिंग लगेगा ना आपको डीम्ड ऑनर मानेंगे, वो बेटी की ही इनकम रहेगी। बात समझ में आती है? माइनर मैरिड डॉटर की ही इनकम रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा पहले के टाइम का लॉ है, बहुत पहले से बना हुआ है, और जानते हैं कि थोड़ा सा पहले बच्चियों का विवाह हो जाता था, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब कह रहे हैं क्लबिंग करेंगे कैसे, उसके स्टेप्स देख लीजिए। स्टेप्स फॉर क्लबिंग, सबसे पहले क्या कहते हैं? कंप्यूट द इनकम इन हैंड्स ऑफ रिसीवर। जिसको इनकम आई है उसी की इनकम देख लो, ठीक है। इन एप्रोप्रिएट हेड, किस हेड में जा रही है? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स, सैलरी, जिसमें भी जा रही हो, ठीक है। एज ही, ऐसा मान लो कि भैया उसी को टैक्स देना है, उसकी इनकम निकाल लो, उसकी इनकम निकाल लो, उसकी इनकम निकाल लो, ऐसा मान लो उसी को टैक्स देना है। अच्छा, आफ्टर कंप्यूटिंग इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर अंडर रेलेवेंट हेड, जो कंप्यूटेड अमाउंट है वो ऐड कर दिया जाएगा जिसके इनकम में इंक्लूड होना है, ठीक है, अदर पर्सन की इनकम में, अंडर सेम हेड। सेम हेड में उसकी अदर सोर्स तो आपकी भी अदर सोर्स में लगा देंगे, उसकी पीजीबीपी तो आपके भी पीजीबीपी में लगा देंगे, उसके हाउस प्रॉपर्टी तो आपकी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, काम खत्म, ठीक है। एंड फॉर ऑल पर्पस इट शैल बी इनकम ऑफ अदर पर्सन, और ऐसा वो हर पर्पस के लिए वो अदर पर्सन की इनकम मानी जाएगी। अच्छा, आफ्टर दिस लॉसेस शैल बी सेट ऑफ एंड जीटीआई इज कंप्यूटेड। पहले इनकम निकाल लेंगे, वो इनकम इधर जाकर जोड़ देंगे, उसके बाद जीटीआई पीटीआई की बातें होंगी। जीटीआई होगा, उसमें से जो लॉसेस वॉसेस होंगे फिर डिडक्शन दी जाएगी, बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें होंगी। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक था, और इस प्रकार से आपका क्लबिंग का चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।